एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला अपनी बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी और ट्रेन के आने की राह देख रही थी। तभी वहां पर जो उसकी बच्ची होती है वह काफी ज्यादा चुलबुली थी और इधर उधर देखने लगती है। देखते देखते अचानक से उसकी बच्ची की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है और वह उसे देखकर मुस्कुरा देती है। अब इतना ही था कि जो व्यक्ति होता है जिसको देखकर वो बच्ची मुस्कुराई थी, वह व्यक्ति अपनी जगह से उठता है और उठने के बाद दुकान से एक चॉकलेट खरीदता है और उस बच्ची को देने लगता है। जब माँ को ये पता चलता है कि उसकी बच्ची को कोई चॉकलेट दे रहा है तो वह मना करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि आप चिंता मत करो, इस चॉकलेट में ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो और मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूँ। इसके बाद यह पर वह महिला कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। लेकिन इसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि आज रात के समय यह व्यक्ति और यह विधवा महिला दोनों के दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं। कौन थी वह विधवा महिला और क्या कारण था जो इस छोटी सी मुलाकात के बाद ये दोनों एक साथ एक ही कमरे में ठहर जाते हैं? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंदर एक कविता नाम की महिला रहा करती है। कविता जिसकी नई नई शादी हुई है और उसकी शादी एक राहुल नाम के लड़के से हुई है। राहुल जो कि कंपनी में काम किया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है। कविता जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है और राहुल ने उसे पढ़ने लिखने की पूरी छूट दे रखी है। लेकिन इस बात से राहुल के घर वाले काफी ज्यादा नाराज होते हैं और इसी वजह से राहुल अपनी पत्नी को लेकर अलग से रहा करता है। लेकिन तभी एक दिन इन दोनों को पता चलता है कि जो राहुल की पत्नी कविता है वह गर्भवती है और कुछ दिनों बाद इनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ने वाला है। इस बात को सुनकर राहुल बड़ा ही खुश होता है और यह बात जब उसके माता पिता को पता चलती है तो वो लोग भी बड़े खुश होते हैं, राहुल के जो माता पिता होते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद जो कविता होती है वह एक बच्ची को जन्म देती है। अब जैसे ही कविता ने बच्ची को जन्म दिया था तो राहुल के माता पिता तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन राहुल इस बात से बड़ा ही खुश होता है कि चलो बेटी हो गई, कोई बात नहीं, घर के अंदर लक्ष्मी आई है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन रात के समय में राहुल को किसी काम से जाना पड़ता है। अब जब भी कभी राहुल रात के समय में जाया करता है तो उसकी पत्नी उसे मना किया करती है, लेकिन राहुल कहता है कि देखो नौकरी है और नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। इस बात को सुनकर पत्नी चुप हो जाया करती थी और ऐसा ही राहुल आज भी कहता है। राहुल ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और जैसे राहुल आज रात को उस काम के लिए जाता है तो अचानक से एक सड़क हादसे में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ये बात जैसी कविता को पता चलती है तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसी हालत में जैसे तैसे अपनी बच्ची को गोद में लेकर वहां से सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां के लिए उसे बताया जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद राहुल की शोक सभा मनाई जाती है, लेकिन यहां पर सारी दुनिया जिसकी उजड़ गई थी वह और कोई नहीं, वही कविता थी। शोक सभा कंप्लीट होने के बाद जब कविता कहने लगती है अपने सास ससुर से कि माँ बाबूजी अब आप ही मुझे अपने पास रख लो, क्योंकि उसका जो घर था यानी जो उसका मायका था वहां पर उसके माता पिता नहीं थे और उसकी भाभी काफी ज्यादा बेकार थी। इसी वजह से उसके भैया ने उसकी बहुत जल्दी से शादी करा दी थी और वह नहीं चाहती थी कि अगर वह वहां पर रहेगी तो उसकी जो भाभी है उसके भैया को परेशान करेगी और हो सकता है उनका घर भी उजड़ जाए। तो वह अपने मायके तो जाना नहीं चाहती थी, अपनी सास से कहने लगती है कि माँ जी आप ही मुझे यहाँ पर रख लो। लेकिन उसकी जो सास होती है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं देखो, तो अगर तुम पर कोई लड़का होता तो भी हम तुम्हें अपने पास रखने की सोचते, लेकिन तुम्हें लड़की हुई है तो हम तुम्हें अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जहां जाना वहां जा सकती हो और यहां पर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो लोग उस लड़की को अब घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। अब जो कविता होती है उसकी गोद में उसकी बेटी है, छोटे मोटे सामान का उसके पास बैग है और उन सभी चीजों को लेकर वह घर से निकल तो जाती है, लेकिन सोचने लगती है अपने पति के बारे में और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए अचानक से उसे एक बात याद आती है कि उसका पति कहा करता था कि तुम्हें ना कामयाब होना है और कामयाब होकर अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, इसीलिए वह उसे पढ़ने के लिए कहा करता था। और यही बात सोचकर वह अपने पति के सपनों को पूरा करना चाहती है। वह अपने आंखों के आंसू पोंछती है और जो कुछ भी थोड़े बहुत रुपए पैसे उसके पास थे, यानी कि उसके पति ने जो कुछ भी इकट्ठे कर रखे थे, उन सभी को लेकर एक किराए का घर लेती है और उसके अंदर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।
स्टार्टिंग में तो वह अपनी बेटी के साथ यहाँ पर ऐसी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि ये पैसे तो धीरे धीरे खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी तो मुझे कमाना ही होगा, तो क्यों ना मैं पहले से ही कमाने लगूं। ऐसा सोचकर जो लड़की होती है कविता, वह अब एक प्राइवेट स्कूल में अपने लिए जॉब ढूंढती है, जो कि प्ले स्कूल था, यानी कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था और बच्चों के साथ वह अपनी बच्ची की भी बात कर लेती है। कहती है कि साहब देखो, मेरी जो बच्ची है ना काफी छोटी है, काम भले आप छोटा दे देना, हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मैं ना अपनी बच्ची को साथ लेकर आऊंगी, तनख्वाह भले कम हो जाए। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तनख्वाह भी आपकी उतनी रहेगी और आप अपनी बच्ची को यहाँ पर ला सकते हो, क्योंकि वहां पर एक छोटे छोटे बच्चों को लिए भी सेक्शन बना हुआ था। अब उसके बाद जो कविता होती है अपनी छोटी बच्ची को भी ले आती है और यहाँ पर उसे खिला पिलाकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। यानी कि स्कूल में नौकरी किया करती बच्ची को साथ ले जाया करती और साथ लाकर उस घर के अंदर अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों में अब उसकी बेटी ऐसी हो गई थी जो वह इधर उधर घूमने लगती है और पैदल भी चलने लगती है। अब इस बात से उसे काफी ज्यादा राहत होती है, क्योंकि अब तो स्कूल में वो और बच्चों के साथ घुल मिल जाया करती और वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। इधर जो कविता होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, साथ में वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी करती रहती है, क्योंकि उसे कामयाब होना है। ऐसा सोचकर वह ऐसा कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसे किसी काम से आगरा जाना पड़ता है। अब यहाँ पर वह अपनी बेटी को लेकर आगरा तक का सफर तय करने लगती है फिरोजाबाद से, और ट्रेन के थ्रू वो जाती है। अब जैसे वो ट्रेन में बैठती है तो वह किसी कारण से आगरा ना पहुंचकर टूंडला पहुंच जाती है और वहां पर जाकर सोचने लगती है कि अब आगरा कैसे जाऊं, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो इसी वजह से गड़बड़ हो गई थी। टूंडला के स्टेशन पर वो उतर जाती है और वहां पर उतरने के बाद जब वह पता करती है कि दूसरी ट्रेन कब आएगी जिससे मैं आगरा पहुंच सकूं, तो उसके बाद पता चलता है कि वो तो अभी कम से कम आधा से 1 घंटा लेट है और आधा से 1 घंटा बाद वह आएगी। तो इसी वजह से जो कविता होती है वह अपनी बच्ची को लेकर इसी प्लेटफॉर्म की एक सीट पर बैठ जाती है और बैठकर उस ट्रेन के आने की राह देखने लगती है। अब जैसे ही यहाँ पर राह देख रही थी तो उसी दौरान इसकी बच्ची बार बार इधर उधर हो रही थी और उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पर बच्ची को छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता है, तो इसी वजह से ये उसे अपने पास बिठाती है और कहती है कि यहाँ से नहीं उतरना है। उसके हाथ को पकड़ लेती है, कभी वो उतर कर जाती है तो दोबारा से उसे ऊपर बिठा देती है। यानी कि ये सब कुछ चल रहा था। तो बच्ची भी हार थक कर जो पीछे कमर लगाने के लिए जगह होती है उस सीट पर, उस पर खड़ी हो जाती है और पीछे आने जाने वाले बच्चों की तरफ देखकर या लोगों की तरफ देखकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। यानी कि किसी को देखकर तो हंसा करती है या फिर कभी मुंह में हाथ देकर अलग तरह की आवाज निकाल रही थी। इस तरह के काम वो कर रही थी, जैसे करता है ना कोई क्यूट बच्चा, ऐसे वो क्यूट हरकतें वहां पर कर रही थी। तभी उसी स्टेशन पर एक अभिनव नाम का व्यक्ति आता है जो कि करोड़पति है, लेकिन आज उसे यहाँ पर किसी काम से आना था और इसके बाद उसे भी आगरा जाना था। वह भी उसी ट्रेन की राह देख रहा था कि उस ट्रेन में बैठने के बाद मैं यहाँ से वहां चला जाऊंगा, क्योंकि आज उसके ड्राइवर ने गाड़ी को सर्विस के लिए गिर रखा है, तो इसी वजह से वह अपनी गाड़ी से नहीं आ पाया है। यहाँ पर जो अभिनव होता है वो वहां पर खड़ा रहता है और खड़ा होने के बाद जैसी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, यानी कि कविता की छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, तो वह जैसे उसे देखता है तो एकदम से वो लड़की मुस्कुरा जाती है। अब जैसे वो लड़की मुस्कुराई थी तो यहाँ पर जो अभिनव होता है उसको भी बहुत कुछ ऐसा महसूस होता है जिसका अनुभव आज से पहले शायद उसने नहीं किया था, क्योंकि अभिनव की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दुख थे जिन दुखों की वजह से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके बाद वह लड़की जब उसकी तरफ मुस्कुराती है तो वह भी मुस्कुरा देता है और इसके बाद वह बच्ची हंसने लगती है। अब जब वह बच्ची हंसता हुआ देखता है उस बच्ची को, तो उसके बाद अभिनव एक दुकान पर जाता है और वहां से एक चॉकलेट खरीदकर चुपके से उस बच्ची के पीछे खड़ा होकर उसकी तरफ उस चॉकलेट को बढ़ाने लगता है। अब जैसे उस चॉकलेट को लेने के लिए वो अभिनव की तरफ बढ़ती है, यानी कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो उसी समय जो कविता होती है उसकी तरफ देखने लगती है और जैसे अपनी बच्ची को हाथ बढ़ाते हुए देखती है तो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और अभिनव की तरफ देखती है। कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी बच्ची चॉकलेट नहीं खाया करती। लेकिन इतनी देर में जो लड़की होती है, बच्ची होती है, वो दूसरे हाथ से उस चॉकलेट को पकड़ लेती है। उसके बाद जो अभिनव होता है मुस्कुराने लगता है, कहता है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, इस चॉकलेट में कुछ भी नहीं मिला हुआ और मैं बिल्कुल आपकी बेटी को कोई भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो दरअसल यहां पर किसी काम से आया था और उस ट्रेन की राह देख रहा था, लेकिन तभी आपकी बच्ची की मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा कि मुझे इसे चॉकलेट देनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस चॉकलेट को मुझे दो, मैं आपको खाकर दिखा देता हूं।
अब ये बात सुनने के बाद कविता को महसूस हो जाता है कि जैसा वो समझ रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये तो केवल बच्ची को देखकर उसे चॉकलेट देना चाहता था। तो उसके बाद कहती है कि माफ कीजिएगा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, तो इसी वजह से आपसे ऐसा कह दिया। उसके बाद जो अभिनव होता है वो वहीं पर पासी में बैठ जाता है और बैठने के बाद उस बच्ची को खिलाने लगता है। कविता भी उससे मना नहीं करती है और धीरे धीरे उन दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है कि आप कहां से आए थे, कहां जा रहे हो। तो वह बताता है कि मैं दिल्ली से आया हूं यहां पर किसी काम से, और अब यहां के बाद मुझे ना आगरा में थोड़ा सा काम है, वहां पर जाने वाला हूं, इस ट्रेन की राह देख रहा हूं। इसके बाद जो अभिनव होता है वह उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद वह भी बताती है कि मैं फिरोजाबाद की रहने वाली हूं, लेकिन भीड़ की वजह से मैं यहां पर उतर गई और उसके बाद अब बस में बैठकर आगरा जाने वाली हूं क्योंकि वहां पर मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में सफर तय कर लेंगे, और साथ में सफर तय करने के बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में वो ट्रेन भी आ जाती है और ट्रेन आने के बाद जो अभिनव होता है उस बच्ची को उसकी गोद में दे देता है और कहता है कि चलिए मैं आपके आगे आगे चलता हूं रास्ते बनाते हुए और आप इस ट्रेन के अंदर बैठ जाना। इसके बाद ऐसा ही होता है दोस्तों, जो अभिनव होता है वो आगे आगे चलता है लोगों को हटाते हुए, और पीछे से जो कविता होती है वो आसानी से उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। वह पहले जाकर सीट पर बैठ जाता है और उसके लिए जगह भी रोक लेता है। अब जैसे ही कविता वहां पर बैठती है तो दोनों एक दूसरे के आसपास बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभिनव उस बच्ची को काफी ज्यादा तवज्जो दे रहा था और उसे एक तरह से खिला रहा था। धीरे धीरे ये सफर तय होता है। सफर में और भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जब एक दूसरे के साथ ये बैठे हुए थे तो बहुत कुछ अनकहा सा ऐसे तार छिड़ जाते हैं जिसके बारे में इनको भी बहुत देर में महसूस होता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगरा का स्टेशन आ जाता है और जैसे स्टेशन आता है तो उसके बाद अभिनव उतरता है और उतरने के बाद जो अभिनव होता है वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूं, पहले एक फोन कर लेता हूं। इधर जो कविता होती है वो कहती है कि हम फोन कर लेती हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहां जाना है हम लोगों को। वो दोनों फोन करते हैं, लेकिन फोन पर दोनों के जो भी मिलने वाले थे यानी कि जिनसे वो काम था उनको, वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब तो लेट हो गया है और अब हम लोग नहीं मिल सकते, आपको ना कल मिलना होगा, कल तक आप चाहो तो वहीं पर रुक जाओ या फिर उसके बाद दोबारा से कल आ जाना। अब इस बात को सुनकर जो अभिनव होता है वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। इधर जो कविता होती है वह भी सोचने लगती है। ऐसा सोचकर वो लोग एक होटल में जाते हैं और होटल के अंदर कमरा लेने के लिए देखने लगते हैं, लेकिन उस होटल के अंदर उन्हें पता चलता है कि इस होटल के अंदर कोई कमरा खाली ही नहीं है। इसके बाद वो लोग दूसरे होटल पर जाते हैं, लेकिन ऐसे ही जब कई होटल देखते हैं तो कोई भी कमरा उसे खाली नहीं मिलता। अंत के दर्जे एक कमरे में एक होटल मिलता तो है, लेकिन उसमें एक ही बिस्तर होता है और एक सोफा था और वो भी काफी ज्यादा महंगा था। अब जो कविता होती है वह तो के लिए मना करने लगती है, लेकिन तभी जो अभिनव होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस कमरे का किराया मैं दे दूंगा, आप चलो इसके अंदर ही रह लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तक कविता ये तो जान चुकी थी कि ये भला आदमी है, बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तो इसी वजह से वो एक ही कमरे में उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब वो दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें करने लगते हैं, और तभी यहां पर जब अभिनव पूछता है कि इस बच्ची का पिता कहां है, वो क्या किया करते हैं, तो उसके बाद कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह पूछता है कि क्या हुआ, तो वह अपनी पूरी कहानी बता देती है कि इस तरह से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब तो कैसे भी करके जिंदगी एक बार समझ आए। ऐसा कहकर वह रोने लगती है, लेकिन तभी अभिनव उसे चुप कराता है। उसी समय जो कविता होती है वो कहने लगती है कि खैर छोड़ो, मेरी छोड़ो, आप सुनाओ कि आपकी पत्नी कैसी है। अब जैसी वो पत्नी का नाम लेती है तो इधर अभिनव भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है। उसके बाद वो कहने लगती है देखिए अगर कुछ गलत पूछ लिया हो तो मुझे माफ करना, और अगर आपको नहीं बताना तो बेशक से मत बताओ। लेकिन अभिनव अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और कहता है कि नहीं बताने वाली कोई सी बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी इन बातों को सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। वह बताता है कि मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही बेकार थी, उसने मेरे माता पिता के साथ साथ मेरा भी जीना हराम कर दिया था। जब मैं देखता हूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो उसके बाद मैं फैसला करता हूं कि चाहे जो भी हो मैं अब अपनी पत्नी से छुटकारा पाकर रहूंगा, और इसीलिए मैं अपनी पत्नी से कैसे भी करके छुटकारा पा लेता हूं। जब पत्नी से छुटकारा मिल जाता है तो उसके बाद मुझे शादी नाम से डर लगता है और मैं उसके बाद से अपने बिजनेस को खुद ही संभाला करता हूं। करोड़पति हूं, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास है। इस बात को सुनकर दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस होने लगता है, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक ही तरह की थी और दोनों अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेले थे। अभिनव जो होता है वो उस बच्ची को काफी देर तक खिलाता पिलाता है और धीरे धीरे ये रात यूं ही कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जब ये लोग यहां से जाने लगते इस कमरे को खाली करके, तो उसके बाद अभिनव उसे अपना नंबर देता है और उसका नंबर अपने पास ले लेता है। दोनों का नंबर एक दूसरे के पास आ गए थे और दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करके बड़े खुश होते हैं।
अभिनव अपने काम को करता है, यहाँ से वापस लौट जाता है अपने दिल्ली में, और इधर जो कविता होती है वह भी वहां से वापस फिरोजाबाद लौट जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे शाम को अभिनव अपने घर पहुंचता है तो शाम के समय कविता के पास फोन कर देता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान जो कविता होती है वह भी उससे अच्छी तरह से बात करती है, और धीरे धीरे जब इनका बातों का सिलसिला चलता है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। क्योंकि प्यार तो इन्हें होटल के कमरे में ही हो गया था, लेकिन अभी इस बात को ये आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था फिलहाल के समय में, तो उसके बाद कविता उससे मिलने के लिए कहने लगती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस दो और मैं वहीं पर आकर तुमसे मिलूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा। अभिनव जो होता है खुद से गाड़ी चलाकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद आता है, जहां पर कविता रहा करती है, क्योंकि ड्राइवर को वो इसीलिए साथ नहीं लाया था कि कहीं वो गलत सलत समझने लगे। उसके बाद वो उस जगह आ जाता है, और वहां पर आने के बाद जब कविता के घर में जाता है तो पहले तो बच्ची को अच्छी तरह से खिलाता पिलाता है, और उसके बाद वहां पर आज पहली बार इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो एक प्यार करने वाले के बीच में हुआ करता है। इसके बाद अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इनका प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो लड़की होती है कविता, उसके ससुराल वाल में उसके पति का जो चाचा होता है वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि बहू ऐसा करो, घर चलो, क्योंकि तुम्हारे जो देवर राकेश है, जो उसके पति का चचेरा भाई था, वह उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, और वह कहता है कि देखो तुम भी अकेली हो और ये भी अकेला है, तो अब क्यों ना तुम इससे शादी कर लो और दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। लेकिन तभी जो कविता होती है वह साफ इनकार कर देती है, कहती है कि ऐसे इंसान के साथ में जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो देवर है उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर कैसे गई है। दरअसल उसके चचेरा देवर जो कि काफी ज्यादा शराब पिया करता था और शराब पीकर अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहती थी और वह कभी कभी उससे बातचीत कर लिया करती थी। उसे पता था कि वो कितनी परेशान है और इसी वजह से वह साफ मना कर देती है, कहती कि नहीं चाचा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद वो कहने लगती है कि अब तुम्हें परिवार की इज्जत के बारे में कुछ भी नहीं लेना, क्या तुम परिवार की इज्जत हो और इस तरह से अलग रह रही हो, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तभी यहाँ पर जो कविता होती है वो कहती है कि चाचा जी, जिस दिन मुझे घर से निकाला गया था आप भी तो वहीं पर थे, आपने उस टाइम पर तो नहीं कहा कि परिवार की इज्जत है, इधर उधर कहां भटकेगी, इसे घर पर ही रख लो, तो अब मेरे बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो उसका चाचा होता है वह काफी ज्यादा बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच कर आया था और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास ना केवल 7 दिन का समय है, और 7 दिन के अंदर अगर तुमने इस बात के लिए हामी नहीं भरी तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा और फिर तुम्हारी बेटी दर दर भड़कती हुई डोलेगी, क्योंकि जब मेरे बेटे की जिंदगी खराब है तो मैं तुम्हारी जिंदगी भी खराब करके रहूंगा। यानी कि खामखाई वह उससे दुश्मनी लेने लगता है। इस बात को सुनकर कविता काफी ज्यादा डर जाती है। फिलहाल तो उससे कह देती कि हाँ देख लेंगे क्या करते हो, चले जाओ यहां से। लेकिन उसे डर लगने लगता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी अगर कुछ होता है तो, लेकिन बाद में मेरी बेटी का क्या होगा इसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान होती है और परेशानी के चलते वह अभिनव के पास फोन कर देती है। कहती है कि अभिनव, मेरी जिंदगी तो इस तरह से मोड़ पर आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब पूरी बात अभिनव सुनता है तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी कभी वहां पर आ रहा हूं और तुम ना बेटी के साथ मेरे साथ आ जाना और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। यहां पर ऐसा कहकर अभिनव फोन काट देता है। कविता कुछ कह पाती उससे पहले ही वो फोन काटकर वहां से यहां का सफर तय करने लगता है। सफर तय करने के बाद वह यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर पहुंचने के बाद वह कहने लगता है कि कविता चलो मेरे साथ अपनी बेटी को लेकर और सारा सामान पैक कर लो। लेकिन अभी तक कविता ने कोई सामान पैक नहीं किया था। वह कहने लगती है कि अभिनव ऐसा कैसे, मेरी बेटी है और मैं तो तुम्हारे साथ चलो चली जाऊंगी, जैसा तुम रखोगे वैसे रह लूंगी, लेकिन इस बेटी का क्या होगा, क्योंकि कल कला को तुम्हारे घर वाले इसे एक्सेप्ट ना करें तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद जो अभिनव होता है वो कहता है कि इस बात की चिंता क्यों कर रही हो, मेरे पास पैसा है और तुम कहो तो मैं पहले तुम्हारी बेटी के नाम कुछ पैसे डाल देता हूं और उसके बाद तुम मेरे साथ चल लेना। यहां पर जो कविता होती है जब वह ऐसी बात कहता है तो उसे उस पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद वह अपना सारा सामान लेकर वहां से उसके साथ दिल्ली चली जाती है। वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो प्रियंका है वो अभिनव के साथ ही रहने लगती है। दोनों के दोनों घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करते हैं और बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।